गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टेनो शॉर्ट एंड डिक्टेशन। ईयर एडिशन दैनिक जागरण पत्रिका से लिया गया है, जिसकी गति 120 शब्द प्रति मिनट की रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह डिक्टेशन। रेडी। स्टार्ट। केंद्र सरकार ने एक देश एक चुनाव पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति गठित कर यह स्पष्ट कर दिया कि वह लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव कराने को लेकर गंभीर है। यह कोई नया विचार नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी एक लंबे समय से एक साथ चुनाव की पैरवी करते रहे हैं। उनके पहले लाल कृष्ण आडवाणी भी इसकी आवश्यकता जताते रहे हैं। 2018 में विधि आयोग ने भी एक देश एक चुनाव की पहल का समर्थन करते हुए एक रिपोर्ट दी थी, जिसमें यह रेखांकित किया गया था कि इसके लिए कुछ संवैधानिक संशोधन करने होंगे। यह कोई बहुत कठिन कार्य नहीं। विगत में निर्वाचन आयोग भी यह कह चुका है कि वह लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव कराने में सक्षम है। इस पर आश्चर्य नहीं कि एक देश एक चुनाव पर समिति गठन की घोषणा होते ही कुछ नेताओं ने उसका विरोध करना शुरू कर दिया है। कुछ ने तो इसे असंभव या फिर असंवैधानिक भी बता दिया है। ऐसे नेता इस तथ्य की जानबूझकर अनदेखी कर रहे हैं कि 1967 तक लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ ही होते थे। यह सिलसिला मुख्यतः इसलिए बाधित हो गया क्योंकि अनुच्छेद 356 का मनमाना इस्तेमाल करके राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाने लगा। जो लोग लोकसभा और विधानसभा चुनाव के साथ कराए जाने के विचार का विरोध कर रहे हैं, उन्हें इससे परिचित होना चाहिए कि कई देशों में एक साथ ही चुनाव होते हैं। कुछ देशों में तो केंद्र के साथ राज्यों और स्थानीय निकायों के चुनाव भी एक साथ करा लिए जाते हैं। यह भी एक तथ्य है कि 2019 में लोकसभा चुनाव के साथ ही आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में विधानसभा चुनाव कराए गए थे। यदि 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ हो सकते हैं तो सभी राज्यों में क्यों नहीं? कुछ क्षेत्रीय दल इस तर्क के जरिए एक साथ चुनाव के विचार का विरोध करते रहे हैं कि लोकसभा चुनाव राष्ट्रपति मुद्दों पर होते हैं और यदि ये मुद्दे राज्यों के मुद्दों पर हावी हो जाएंगे तो इससे उन्हें नुकसान होगा। यदि ऐसा है तो फिर यह तो हो ही सकता है कि लोकसभा चुनाव के 2-2.5 वर्ष बाद सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ करा लिए जाएं। इससे भी समय और संसाधनों की अच्छी खासी बचत होगी। अच्छा हो कि एक साथ चुनाव की पहल का विरोध कर रहे नेता दलगत हितों से ऊपर उठकर राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दे और इस पर ध्यान दे कि बार बार चुनाव होते रहने से एक तो संसाधनों की बर्बादी होती है और दूसरे आचार संहिता लागू होते रहने के कारण विकास के काम भी अटकते हैं। इसके अलावा राजनीतिक दल रह रहकर चुनाव होते रहने के चलते सदैव चुनावी मुद्रा में बने रहते हैं और राष्ट्रहित के विषयों पर कम ध्यान दे पाते हैं। राज्य सरकार ने प्रशासन की प्राथमिक इकाई प्रखंड के स्तर पर समन्वय के लिए अच्छा प्रयास किया है। एक समिति बनाई है। इसमें सभी विभागों के अधिकारियों को सदस्य के रूप में रखा गया है। लक्ष्य यह है कि आपसी समन्वय में कमी के कारण राज्य सरकार की कोई लोक हितकारी योजना प्रभावित न हो। सरकार के गजट में समिति के उद्देश्य के बारे में कई अच्छी बातें बताई गई हैं। सचमुच लक्ष्य हासिल हो जाए तो जनता को बड़ी सुविधा मिलेगी। उदाहरण के लिए समझिए कि अस्पताल के लिए ज़मीन की ज़रूरत है। ज़मीन का हिसाब किताब अंचलाधिकारी के पास रहता है। उनके कार्यालय में कागज़ पड़ा हुआ है। अब अगर महीने में 1 या 2 बार समन्वय समिति की बैठक होगी तो एक में एजेंडा रखा जाएगा,
दूसरी बैठक में फलाफल के बारे में जानकारी मिल जाएगी। लेकिन दुखद यह है कि समिति की पहली बैठक से पहले ही विवाद खड़ा हो गया है। बिहार प्रशासनिक सेवा, बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ, कृषि सेवा संघ, बिहार अभियंत्रण सेवा संघ और बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों के संघ ने समिति की संरचना पर ही प्रश्न खड़ा कर दिया है। इन संगठनों की आपत्ति गजट के उस अंश पर है जिसके अनुसार प्रखंड विकास पदाधिकारी इस समिति के सदस्य सचिव होंगे, मतलब वह इसके प्रधान होंगे। वह समिति के अन्य सदस्य अधिकारियों की बैठक में उपस्थित अनुपस्थित का हिसाब रखेंगे। अनुपस्थिति की हालत में जिलाधिकारी के माध्यम से प्रखंड विकास पदाधिकारी अनुपस्थित अधिकारियों के पैतृक विभाग को इसकी सूचना देंगे। आपत्ति का कारण यह है कि इनमें कई अधिकारी वेतनमान और पदानुक्रम में प्रखंड विकास पदाधिकारी से ऊपर हैं। उनकी नज़र में यह वरीयता क्रम का अतिक्रमण और अपमानजनक भी है। सरकार के स्तर पर इन आपत्तियों की अनदेखी उचित नहीं कही जा सकती।